तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। ये क्या होता है पहले ये समझेंगे, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में ELOF लिखते हैं। एक्चुअली इतना बड़ा नाम है ना कि जहां जहां जरूरत पड़ता है शॉर्ट नेम है ELOF, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। व्हाट इज इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स? ध्यान दिए होंगे कि जहां भी मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करना होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाई तो देता नहीं है, तो उसको हम लोग ऐसे एरो बना बना के रिप्रेजेंट करते हैं कि ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसी एरो को या इन लाइंस को, इस लाइन को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, ठीक है। क्यों इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स? क्योंकि जनरली अगर इस पे आप चार्ज रखोगे तो उस पे चार्ज पे जो फोर्स लगता है QE, वो इसी की दिशा में लगता है अगर ये सीधा है तो। इसीलिए इसका नाम रख दिया गया। वो इलेक्ट्रिक लाइन मतलब बिजली वाली लाइन, ये बिजली मतलब विद्युत क्षेत्र को बताता है। लाइन ऑफ फोर्स, इसी दिशा में जनरली फोर्स लगता है, ठीक है। तो ये इसका बेसिक मतलब हुआ, लेकिन इसका डेफिनेशन कैसे अच्छे से लिखेंगे बोर्ड में अगर आ जाता है व्हाट इज इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, तो इसका डेफिनेशन हम लिखा देते हैं कि दीज आर इमेजिनरी लाइंस। चलो लिखो, दीज आर इमेजिनरी लाइंस। इमेजिनरी का मतलब काल्पनिक है, सचमुच का कोई ऐसा लाइन नहीं होता है। ये बस कॉपी में दिखाते हैं, ड्रॉ करते हैं ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखा सके। These are imaginary lines used to represent electric field in space. लिंक आया हुआ है, क्या हो गया? लिंक आ गया सर बायो का। अरे बायो का लिंक कैसे आ गया? बायो सर को हो ध्यान नहीं दिएगा, फिजिक्स का क्लास है। ओहो। एक मिनट, सर को हम बता देते हैं। हाँ उनको बोल दिया, आप नहीं लेंगे, चलो। These are imaginary lines used to represent electric field in space, ठीक है। Tangent to these lines at any point represent the direction of electric field at that point, ठीक है। These are imaginary lines used to represent electric field in space। और इनकी प्रॉपर्टी क्या है कि tangent to these lines at any point represent the direction of electric field at that point। ये लाइंस जो होती है इमेजिनरी होती हैं। जैसे आपको कहा जाए कि हवा ड्रॉ करके दिखाओ, हवा बह रहा है दिखाओ, तो हवा को तो दिखा नहीं सकते ना भाई, दिखता तो है नहीं, तो आप उसके लिए क्या करते हैं, एरो एरो बनाएंगे। तो इसी तरह से ये लाइन जो होती है इमेजिनरी लाइंस होती है, जरूरी नहीं है स्ट्रेट हो, ऐसे कर्व भी हो सकती है, ठीक है, ऐसे भी हो सकती है। और इनकी खासियत क्या होती है कि अगर कर्व है तो जिस पॉइंट पर भी आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे ना, उस पॉइंट पे वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मिल जाएगा। जैसे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, यहाँ आते आते इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, तो ये टेंजेंट ड्रॉ करने से उस पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है उधर को पता चल जाता है, ठीक है। तो ये इमेजिनरी लाइंस है और इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तब तो ये लाइन जैसे तैसे होंगी। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अगर है तब ये पैरेलल लाइंस बनती है, जो अभी तक हम लोग नहीं दिखाते थे हर जगह। पैरेलल लाइंस इक्वली स्पेस्ड, इक्वली स्पेस्ड का मतलब बराबर बराबर दूरी पर। और अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो कैसा भी हो सकता है, दिखाते हैं। जैसे पैरेलल लाइंस का मतलब कैसे हुआ, ऐसे, ठीक है ना, ऐसे ऐसे। इक्वली स्पेस्ड का मतलब बराबर बराबर दूरी पर अगर आप लाइंस कहीं पे दिखाया जाए तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म का मतलब ये हुआ कि हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है। अगर यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड 10 न्यूटन पर कूलम है तो यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड 10 न्यूटन पर कूलम है, यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड 10 है, यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, हर जगह 10 है, ये मतलब हुआ, ठीक है, यूनिफॉर्म का मतलब।
नॉन यूनिफॉर्म का मतलब होता है कि इलेक्ट्रिक लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह अलग अलग हो सकता है। यहाँ 10 है, यहाँ आके 20 हो गया, यहाँ आके 30 हो गया, यहाँ आके 5 हो गया, समझे। तो पैरेलल लाइंस होती हैं और इक्वली स्पेस्ड होती हैं। अगर यूनिफॉर्म है तो, नॉन यूनिफॉर्म है तो किसी भी तरह के हो सकती हैं। अब इन लाइंस की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं वो अगले पेज में बताते हैं, पहले इसको नोट करो। जैसे ये सब लाइंस है ना, तो ये इनवर्ड होंगी, ऐसे होंगे, ऐसे। ये सारी लाइंस आ करके नेगेटिव चार्ज पे खत्म हो रही है, ठीक है। और पॉजिटिव चार्ज पे, ये माइनस क्यू है, यहाँ लिख देते हैं, ये माइनस क्यू है। नेगेटिव चार्ज पे लाइंस टर्मिनेट होती हैं और पॉजिटिव चार्ज से लाइन बाहर जाती है। ये लास्ट वाला लाइन पढ़ो। If there is only one positive charge, then line start from positive charge and terminate at infinity। ये कहाँ जाके खत्म होगा? इंफिनिटी पे, अगर अकेला ये चार्ज है तो। और इसी तरह से अगर नेगेटिव चार्ज है, then lines start from infinity and terminate at negative charge। इंफिनिटी से ये लाइंस आ रही हैं सारी, ठीक है, और यहाँ पे आके टर्मिनेट हो रही है, खत्म हो रही है, ठीक है। लेकिन अगर पॉजिटिव और नेगेटिव बगल में रख देंगे तब कैसा बनेगा, वो हम अगले पेज पे आपको दिखाते हैं, पहले इसको नोट करो। और अब देखेंगे कि अगर एक साथ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज मिल जाए तब कैसी लाइंस बनती है। जैसे मान लो कि आपको प्लस क्यू भी दे दिया, कोई पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, खाली प्लस लिख दे रहे हैं, और इधर में कोई नेगेटिव चार्ज भी है, माइनस। तो इसमें लाइंस कैसे बनेंगी? तो देखो इसमें लाइंस कैसे बनेंगी। लाइन पॉजिटिव चार्ज से निकल करके नेगेटिव चार्ज पे खत्म होता है, ऐसे। तो ये और भी लाइंस बनेंगी, पॉजिटिव से निकलेंगे और ऐसे नेगेटिव पे खत्म होंगी। आप ऐसे भी दिखा सकते हैं। अब ऐसा है कि इससे जितनी भी लाइंस निकलेंगी सब इस पे जरूर थोड़े हैं कि जाएंगी। जो पीछे की तरफ निकल गई वो ऐसे चली जाएंगी, या ऐसे चली जाएंगी, या ऐसे चली जाएंगी। इसी तरह से इस पे जो लाइंस आ रही हैं सारी जो है वो पॉजिटिव चार्ज से थोड़े आएंगी, इधर इंफिनिटी से भी कुछ लाइंस आएंगी, ठीक है। तो यहाँ नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज से लाइन बाहर निकलती है, नेगेटिव चार्ज पे खत्म होती है। तो इस लाइन का एरो देख के पता चल जाता है कि अच्छा यहाँ पॉजिटिव है और यहाँ नेगेटिव है, ठीक है। तो इस तरह के लाइंस बनती हैं। अगर हमारा दोनों चार्ज पॉजिटिव हो तो क्या होगा? तो देखो उसमें क्या होगा, तब उसमें लाइंस जो हैं वो रिपेल करती हैं। इनकी एक खासियत होती है कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है। वो प्रॉपर्टी नंबर 2 है जो अभी आगे लिखवाएंगे। तो मान लो कि यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है ना, दोनों पॉजिटिव चार्ज है। अब इससे जो लाइन निकलेगा और इससे जो लाइन निकलेगा ऐसे आके टकरा नहीं सकता, मतलब एक दूसरे को ऐसे इंटरसेक्ट नहीं कर सकता है। तो क्या होगा, ये दोनों लाइन जो होंगी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो इससे जो इधर लाइन निकलेगी ठीक है, इधर जो गया वो भी ठीक है, ठीक है। लेकिन जो इधर निकलेगा ना वो ऐसे ऐसे आके पैरेलल हो जाएगा, कहीं जाके ऐसे, ऐसा लगेगा कि इन्फिनिटी पे इंटरसेक्ट कर रहा है, लेकिन ये इंटरसेक्ट नहीं करेगा। ये इधर वाला भी ऐसा ही हो जाएगा, ये इंटरसेक्ट करेगा ही नहीं, रिपेल करता है ऐसे, ठीक है। बाकी लाइंस ऐसे भी हो सकती हैं, ऐसे भी होंगी, इसमें भी लाइंस अपना निकलेंगे ऐसे ऐसे। तो ये सब तो ठीक है, लेकिन जो एक सामने सामने से निकलेंगे ना वो नजदीक आते आते ऐसे पैरेलल हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी कि हम लोग इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, रेल की पटरी की तरह हो जाएंगी दोनों। तो ये है तब की बात जब दोनों चार्ज पॉजिटिव होते हैं या नेगेटिव होते हैं, तो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, तो बीच के इलाके में थोड़ी लाइंस का जो डेंसिटी है वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये कहानी है, इसमें इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, नोट करो इसको। सर 1 मिनट के तो ना पॉइंट नंबर 2 क्या है, देखो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। दो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। क्यों नहीं करती है भाई, क्या दिक्कत है? कर जाती। तो उसमें दिक्कत यह है कि अगर ये कर जाएंगी तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड अनडिफाइंड हो जाएगा। मान लो कि दो लाइंस ऑफ फोर्स है, एक ऐसे जा रहा है और एक ऐसे,
अगर यहाँ इंटरसेक्ट कर गई तो यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा किस बात का, कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है इस टेंजेंट के डायरेक्शन में कि इस टेंजेंट के। एक जगह पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड तो नहीं हो सकता है ना, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक ही डायरेक्शन में होगा। इसका मतलब दो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, कभी भी नहीं इंटरसेक्ट करेंगी, पैरेलल हो जाएंगी लेकिन इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट आता है कि किसी भी चार्ज से कितनी लाइंस निकलेंगी इसका कोई ठिकाना नहीं है। ठीक है, ये स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना निकलवाना चाहता है, लेकिन वो स्ट्रेंथ पे डिपेंड करेगा। दिस इज योर थर्ड पॉइंट। नंबर ऑफ लाइंस ओरिजिनेटिंग या टर्मिनेटिंग फ्रॉम या ऑन ए चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। इसका मतलब जितना ज्यादा चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा उतना ज्यादा उससे लाइंस निकलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने 2 कूलम के चार्ज से 10 लाइन ड्रॉ किया अपने कॉपी में, ठीक है, आपका मन था, तो अगर उसकी जगह 4 कूलम का चार्ज आ गया तो आपको 10 की जगह उससे 20 लाइन दिखाना पड़ेगा उसी सेम डायग्राम में। ठीक है ना, 20 लाइंस दिखानी पड़ेंगी। ये दिस इज समथिंग लाइक वेक्टर। वेक्टर में मैग्नीट्यूड जो होता है वो वेक्टर का लेंथ से आता है, लेकिन अगर मैंने इतना बड़ा बनाया तो इसको हम 10 यूनिट का भी मान सकते हैं, 20 यूनिट का भी। लेकिन मान लिया कि ये 10 यूनिट का हमने मान लिया और बगल में 20 यूनिट का वेक्टर बनाना है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसका दुगना लंबा बना देते हैं। तो ये 10 है तो ये 20 हो गया। तो सेम कॉन्सेप्ट इसमें भी है। किस चार्ज से कितनी लाइंस निकलेंगी, तो नंबर ऑफ लाइंस कैन बी इनफाइनाइट, आपकी मर्जी, जितना मन करे निकालिए। बट सेम क्वेश्चन में अगर आपको 2 चार्ज मिले तो जो छोटा वाला चार्ज होगा उससे कम लाइन निकलेंगी, ज्यादा वाला चार्ज से, बड़े वाले चार्ज से ज्यादा लाइंस निकलेंगी। वो एग्जांपल दिया है कि 2 कूलम से अगर 10 लाइन है तो 4 कूलम से 20 लाइन, ये एग्जांपल है। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि 2 कूलम से 10 ही लाइन निकलती है। उसके बाद आता है एक पॉइंट कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कह लो या इलेक्ट्रिक फील्ड कह लो, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ लाइंस होता है क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया। ये कौन सा पॉइंट हो जाएगा, फोर्थ पॉइंट। द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट is the number of lines of force streaming through per unit area normal to the direction of the intensity at that point. The intensity will be more where the density of line is more. ठीक है, अब कहोगे कि ये क्या मतलब है, ये कह रहा है कि जहां नंबर ऑफ लाइंस का डेंसिटी ज्यादा होगा वहां पर इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड की ज्यादा होगी। मतलब जहां लाइंस नजदीक नजदीक होते हैं वहां इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ज्यादा होगी। जैसे मान लो कि मैंने लाइंस ऐसे ड्रॉ की, ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब पर यूनिट एरिया का मतलब हुआ कि अगर आप यहाँ पर छोटा सा कोई एरिया ले ले इस तरीके से, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एरिया लेंगे और यहाँ पर उसी तरह से एरिया लेंगे। मान लो कि पर यूनिट एरिया ये इतना बड़ा यूनिट एरिया है, वही यूनिट एरिया यहाँ लेंगे तो देखो यहाँ से 2 ही लाइन पास करेगी उतने बड़ा एरिया से, जबकि यहाँ से 3 लाइन पास कर रही है। हो सके तो हम लोग और भी लाइन बना सकते हैं इसमें, इसमें क्या है, एक लाइन और बना देते हैं। तो देखो यहाँ से 3 ही लाइन पास हो रही है, यहाँ से 4 लाइन। तो हम कहेंगे कि इस इलाके में और इस इलाके में अंतर ये है कि ये जो ए पॉइंट है यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है और बी पॉइंट पे कम है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी बिकॉज पर यूनिट एरिया नंबर ऑफ लाइंस ज्यादा क्रॉस कर रही है। ठीक है, इसको रीडिंग मार के देखो क्या लिखा है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट is the number of lines of force streaming through per unit area। streaming का मतलब यूनिट एरिया को कितनी लाइंस क्रॉस कर रही हैं, नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ इंटेंसिटी। नॉर्मल का मतलब वो एरिया जो है ना वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होना चाहिए। ये एरिया जो हम लोग ऐसे दिखा रहे हैं ना ऐसे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसे परपेंडिकुलर होना चाहिए, ये मतलब हुआ नॉर्मल टू द एरिया। जैसे तीर जो है ना वो छेदते हुए थाली को जाएगा ना, वैसे लाइंस जानी चाहिए, उसी को बोल रहे हैं नॉर्मल टू द एरिया। इंटेंसिटी विल बी मोर, इंटेंसिटी का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, विल बी मोर वेयर डेंसिटी ऑफ लाइन इज मोर। जहां डेंसिटी लाइंस का घनत्व ज्यादा होगा वहां इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसा होता है, यूनिफॉर्म में तो हर जगह सेम होता है, इसलिए लाइंस पैरेलल होती है। नोट करो।
4 पॉइंट हो गए। अब इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के बारे में और 2-3 छोटे छोटे पॉइंट है। ये आपका 5वां पॉइंट है ऊपर वाला। ये सब छोटे छोटे पॉइंट है। छठा और एक ये है 7वां। पहला पॉइंट लिख रहा है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स प्रोड्यूस्ड बाय स्टैटिक चार्जेस। दैट मींस स्टैटिक चार्ज समझ ही रही हो ना। तो स्टैटिक चार्ज का जो है डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप। ठीक है, क्लोज लूप नहीं बनाते हैं। व्हाट इज क्लोज लूप? मतलब बंद। जैसे सर्किल कैसा होता है, क्लोज लूप होता है। ऐसा लूप नहीं बनाएगा कि ऐसे आके खत्म हो गया। बोलोगे ऐसा क्यों नहीं हो सकता? अरे भाई मान लो कि अगर स्टार्ट हुआ था तो पॉजिटिव चार्ज था, तो पॉजिटिव से आया और पॉजिटिव पे कैसे खत्म हो जाएगा? इसका तो खत्म होने के लिए इसको नेगेटिव चार्ज चाहिए ना। ठीक है, और नेगेटिव चार्ज नहीं मिला तो इन्फिनिटी पे खत्म होगा। तो ये क्लोज लूप नहीं बनाता है, पहली बात। ठीक है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एंड और स्टार्ट परपेंडिकुलरली ऑन द सरफेस ऑफ ए कंडक्टर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है, क्योंकि कंडक्टर की प्रॉपर्टी हम लोग इस चैप्टर में लास्ट में पढ़ेंगे, तो आपको समझा देते हैं। मान लीजिए कंडक्टर है, ठीक है। नाउ व्हाट इज कंडक्टर? कंडक्टर का मतलब जैसे आयरन हो गया, कॉपर हो गया, ये सब। कंडक्टर की खासियत ये होती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में इनको रखोगे तो इनके अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। इनके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होता ही नहीं है। चार्ज इनके सरफेस पे सिर्फ रहता है, जो भी होगा। तो अगर इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रख भी दोगे तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है इसके सरफेस पे परपेंडिकुलरली एंड होती हैं, अनपरपेंडिकुलरली आउट होती हैं, एंड नेवर इंटर इनटू द कंडक्टर। का मतलब है कि अंदर में इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हम लोग ड्रॉ नहीं करते हैं। देखो कैसे, ऐसे लाइंस आई और ऐसे इनकी। ठीक है, ये परपेंडिकुलर है, और इसी तरह से यहाँ पे भी लाइन आई और यहाँ पर ऐसे परपेंडिकुलरली इन करेगी। ऐसे इधर भी लाइन आई तो ऐसे आके सीधे नहीं आएगी, क्योंकि ऐसे सीधे आ जाएगी तो परपेंडिकुलर नहीं होगा। तो नजदीक आने के बाद ये ऐसे मुड़ जाएगी ताकि लाइन इस पे परपेंडिकुलरली इन हो, और यहाँ से भी परपेंडिकुलरली निकलेंगे, और भले ही आगे जाके फिर कैसे भी दूसरी डायरेक्शन में चले जाए। यहाँ से भी ऐसे परपेंडिकुलरली निकलेंगे, यहाँ से भी जो है ना ऐसे सीधे नहीं निकलेंगे, पहले सरफेस के परपेंडिकुलरली निकलेंगे और फिर ऐसे जाएंगे। इसका क्या लॉजिक है परपेंडिकुलर होने का? कंडक्टर की में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो 0 होने का मतलब ही यही होता है कि इफ E इज इक्वल टू 0 देन V विल बी इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये कहाँ से आ गया? ये आ गया E इक्वल टू माइनस dV/dr होता है ना जी। अगर E 0 है मतलब dV/dr 0 है। किसी चीज का डिफरेंशिएशन 0 होने का मतलब होता है कि वो चीज कांस्टेंट है। ठीक है ना। जैसे अगर v इक्वल टू मान लीजिए कि 5 है, तो v इक्वल टू 5 है तो dV/dr करोगे तो 0 ही तो आएगा, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है। तो अगर कहीं पर dV/dr 0 है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, मतलब उस सरफेस पे हर जगह पोटेंशियल सेम है। ठीक है। अब अगर ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, तो ये हमने पहले ही पढ़ा कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पढ़ा था ना। इसीलिए इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स यहाँ से परपेंडिकुलरली निकल रही हैं, और अंदर में लाइन नहीं ड्रॉ करना है। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नेवर इंटर इनटू कंडक्टर। कंडक्टर के अंदर नहीं होती है, सिर्फ कंडक्टर के बाहर होंगी। अंदर क्यों नहीं होती? क्योंकि अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं होता है। जब फील्ड ही नहीं है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कैसे ड्रॉ करे? ठीक है, तो ये 3 और छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। मेन पॉइंट वो शुरुआत वाले ही हैं, उसको इसको भी नोट कर लो। अब हम लोग आते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। का बेसिक चीज था वो पढ़ा क्यों? क्योंकि अब हमें पढ़ना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, और इसके बाद गॉस लॉ। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स पहले समझाते हैं। उसके लिए क्लास 11th में चलो। पहले 11th में आपने वर्क पढ़ा था ना। वर्क में पढ़ा था कि dw इज इक्वल टू f डॉट dx, या जो भी है ds। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के डॉट प्रोडक्ट को dw को हम स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क कहते हैं। फॉर लार्ज डिस्प्लेसमेंट वर्क इज डिफाइंड एज इंटीग्रेशन ऑफ f डॉट ds। ये क्लास 11th में वर्क का डिफिनेशन हुआ करता था। ठीक है ना। इसी के कॉन्सेप्ट पे, सेम कॉन्सेप्ट पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है ना वो डिफाइन किया गया है। अब वो कैसे डिफाइन किया गया है, तो पहले इसको हटा देते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स
थ्रू अ स्मॉल एरिया, एरिया को हम लोग एरिया वेक्टर बनाएंगे तो ds लिख देते हैं, स्मॉल ds, ds is defined as a small area ds is defined as d phi, फ्लक्स को phi लिखते हैं, d phi is equal to E dot ds, इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट ds। तो ये क्या मतलब हुआ, ds इज ए स्मॉल एरिया, हो सकता है कि ऐसे हो एरिया, ठीक है। और इस एरिया से जब हम फ्लक्स निकाल रहे हैं तो उसका मतलब होता है कि अगर यहाँ मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड E है, ठीक है, और इसका जो एरिया वेक्टर है वो ds है, तो E डॉट ds को हम इसका फ्लक्स कहते हैं। ये E है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किसी बाहर के चार्ज की वजह से है, ये एक एरिया है जो इमेजिनरी भी हो सकता है, एंड दिस इज योर ds, ds इज कॉल्ड एरिया वेक्टर। अब सवाल है कि एरिया को वेक्टर कैसे बना लिया भाई, एरिया तो स्केलर होता है, तो कोई भी अगर आप एरिया लीजिएगा तो एरिया के पास मैग्नीट्यूड तो पहले से ही है, तो वेक्टर बनाने के लिए क्या करते हैं कि एरिया का मैग्नीट्यूड ले लिए, मान लीजिए कि जैसे ये स्क्वायर जैसा है, इसका मैग्नीट्यूड 10 है, और इसको एक परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिए। अगर यूनिट वेक्टर इस डायरेक्शन का k कैप है तो 10 k कैप कह दो, तो ये हो गया एरिया वेक्टर। तो एरिया को वेक्टर बनाते हैं, एरिया होता है स्केलर है, तो वेक्टर बनाने के लिए दो चीजें चाहिए, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड तो एरिया ही ले लिए, बट डायरेक्शन के लिए हम लेते हैं यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू दी एरिया। इसीलिए देखो ये ग्रीन कलर के सरफेस के परपेंडिकुलर है आपका ds वेक्टर, इन दोनों के बीच में एंगल थीटा ले लो, तो E डॉट ds का मतलब हो जाएगा E इंटू ds इंटू कॉस थीटा। नाउ दिस इज d phi, d phi का मतलब फ्लक्स थ्रू दिस स्मॉल एरिया। अगर बड़ा एरिया का फ्लक्स निकालना है तो आपको इसको इंटीग्रेट करना होगा, तो फ्लक्स का असली डेफिनेशन हो जाता है इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds, बिल्कुल वैसे ही जैसे वर्क का होता है, इंटीग्रेशन ऑफ F डॉट ds। E डॉट ds से आपको फ्लक्स मिलता है, ठीक है ना, E डॉट ds। अब इसमें E इलेक्ट्रिक फील्ड है, ds एरिया हो गया, E डॉट ds को ओपन करेंगे तो E ds cos थीटा हुआ, फिर उसके बाद इंटीग्रेट करते हैं, फ्लक्स जो है ये स्केलर क्वांटिटी है। अच्छा लिंक दूसरा भेजते हैं, टाइम खत्म हो गया, जल्दी नोट करो नहीं तो उड़ जाएगा ये। और यूनिट होता है इसका न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। नोट करो इसको जल्दी, दूसरा लिंक भेज रहे हैं।